अध्याय 43 स्टार फिंगर। एल्डर के काम को देखकर नकुल की आंखें चमक उठीं। मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी का दूसरा तला पहले से अलग था। यहाँ कौशल की कोई शारीरिक प्रतियां नहीं थी, इसके बजाय उन्हें जेड टोकन से बदल दिया गया था। जेड टोकन पर ज्यादा शब्द नहीं थे, केवल मार्शल आर्ट की क्षमताओं के सारांश जो बहुत विशिष्ट नहीं थे। इसका मतलब था कि यह पहचानना ज्यादा कठिन था कि कौन से कौशल मजबूत थे या कमजोर। नकुल पिछली बार की तरह 100 कौशल चुराकर फिर धीरे धीरे उन पर नहीं जा सकता था। मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की रखवाली करने वाले होने के नाते एल्डर शॉ को जाहिर तौर पर सभी कौशल अच्छी तरह से पता थे। जो ज्यादा महत्वपूर्ण था वह यह था कि एल्डर शॉ ने नकुल की लड़ाइयां देखी थीं और समझ गए थे कि उसमें क्या कमी थी। यहाँ 3 उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट हैं जो तुम्हारे अनुकूल हैं। वे हैं मेस्मराइजिंग विंडफिस्ट, स्टार फिंगर और स्काई स्ट्राइकिंग लैग। एल्डर शॉ ने 3 जेड टोकन निकाले। ये सभी आक्रामक कौशल थे। नकुल ने नाम सुनकर थोड़ा उत्सुक हुआ। तुम्हारे आक्रामक कौशल बहुत कम रैंक वाले हैं, इसलिए उनकी क्षमता सीमित है। लेकिन तुमने मेटल वॉल तकनीक को एक रक्षात्मक कौशल के रूप में प्रशिक्षित किया है, जो एक उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम्हें कभी होली रैंक की सिल्वर वॉल तकनीक मिल जाए तो यह एकदम सही होगी, एल्डर ने समझाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक मार्शल मास्टर थे। नकुल ने एल्डर की बात को मंजूरी दी। उसकी रक्षा पहले से ही ठीक थी, इसलिए उसे केवल आक्रामक कौशल की जरूरत थी। ये तीनों उच्च रैंक वाले कौशल सभी अलग हैं। मेस्मराइजिंग विंडफिस्ट में हवा के गुण हैं और यह शक्ति के माध्यम से तोड़ने के लिए कौशल का उपयोग करता है। जब एक उच्च स्तरीय मूवमेंट कौशल के साथ उपयोग किया जाता है तो नुकसान 2 गुना हो जाएगा। स्टार फिंगर अपनी ची को एक ही बिंदु में संघनित करता है और यह एक निश्चित सीमा के भीतर हर चीज पर हमला कर सकता है। स्काई स्ट्राइकिंग लैग भंवर बना सकता है, बड़ी संख्या में लोगों पर हमला कर सकता है और यह मानव लहर की रणनीति के खिलाफ बहुत प्रभावी है। एल्डर शॉ ने तीनों कौशलों को सरल शब्दों में समझाया। नकुल ने तीनों कौशलों से प्रभावित महसूस किया। इन तीनों कौशलों में से किसी में भी प्रशिक्षण लेकर वह बहुत ज्यादा शक्ति का उपयोग कर सकता था। इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली कौन सा है? नकुल ने सीधे पूछा। हालांकि वे सभी उच्च रैंक वाले थे, फिर भी उनमें अंतर थे। हे, इन तीनों कौशलों में से स्टार फिंगर सबसे मजबूत है, होली मार्शल आर्ट के करीब भी पहुंचता है। यह नीरज शॉ के स्पेशियल क्लाउड फिंगर से भी बेहतर है, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि इस कौशल को सीखना बहुत कठिन है और इसमें कुछ खतरा शामिल है। एल्डर शॉ मुस्कुराए। तो मैं उसे चुनूंगा। नकुल ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने नीरज शॉ का स्पेशियल क्लाउड फिंगर देखा था और यह वाकई शक्तिशाली था। और यह स्टार फिंगर कौशल स्पेशियल क्लाउड फिंगर से भी ज्यादा मजबूत था। ये पुष्टि करने के बाद कि वह कौशल चुनना चाहता था, एल्डर शॉ गए और स्टार फिंगर की प्रतिलिपि वापस ले आए। नकुल पुरानी किताब पाकर थोड़ा उत्साहित था। जल्द ही स्टार फिंगर की सामग्री नकुल के दिमाग में चली गई। स्टार फिंगर को 6 ग्रेड में विभाजित किया गया था और न्यूनतम आवश्यकता मार्शल पद की 4थी रैंक थी। ये फिंगर कौशल किसी की ची को अधिकतम तक संघनित करता था। जब यह निम्न स्तर पर पहुंच जाता था तो यह एक 2 इंच मोटी धातु के ब्लॉक से सीधे छेद कर सकता था। इस कौशल का सामना करने पर कुछ शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकें भी बेकार हो जाती थीं। इसके अलावा ये कौशल केवल शक्ति की परवाह करता था और कुछ नहीं। हाँ, यही तो मैं चाहता था। नकुल बहुत खुश था। स्टार फिंगर का एक बहुत बड़ा फायदा है। भले ही तुम 7वीं रैंक पर नहीं पहुंचे हो, लेकिन 4थी ग्रेड पर पहुंच गए हो, तो तुम हवा के माध्यम से हमला कर सकते हो। एल्डर शॉ इस कौशल की प्रशंसा करना बंद नहीं कर पाए। हवा के माध्यम से हमला। नकुल का दिल कांप गया। हर कोई जानता था कि एक किसान जब 7वीं रैंक पर पहुंचता था तभी उसकी आंतरिक शक्ति शरीर से बाहर निकलकर हवा के माध्यम से हमला कर सकती थी। इसका मतलब था कि उन्हें नज़दीकी युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं थी और इसके बजाय वे दूरी से हवा के माध्यम से हमला कर सकते थे। ये 6ठी और 7वीं रैंक के बीच का अंतर था। और उच्च रैंक वाला कौशल स्टार फिंगर एक व्यक्ति के 7वीं रैंक पर पहुंचने से पहले ही हवा के माध्यम से हमला कर सकता था। ये फिंगर कौशल एक सामान्य उच्च रैंक वाले मार्शल कौशल की तुलना में 2 से 3 गुना कठिन है। कुछ लोगों ने इसे अर्धहोली रैंक कौशल माना है। मैंने भी एक बार इसका प्रशिक्षण लिया था, लेकिन मैं लंबे समय तक 3री ग्रेड पर अटका रहा और क्योंकि 4थी ग्रेड तक पहुंचना बहुत कठिन था, मैंने हार मान ली और एक और कौशल का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। एल्डर शॉ ने नकुल को एक जटिल लेकिन उम्मीद भरी अभिव्यक्ति दी। एल्डर शॉ को मुझ पर इतना विश्वास क्यों है? नकुल ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट की समझ बहुत गहरी है। तुमने पहले ही मूल और मध्य रैंक वाली मार्शल आर्ट को पूर्णता तक प्रशिक्षित किया है। तुमने लाइटली फ्लोटिंग फेरी को भी एक उच्च डिग्री तक प्रशिक्षित किया है, एल्डर शॉ ने प्रशंसा की। नकुल तुरंत समझ गया कि एल्डर शॉ जानते थे कि उसकी समझ बहुत ज्यादा थी और वह स्टार फिंगर का प्रशिक्षण लेने में सक्षम हो सकता था। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है, एल्डर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई।
एल्डर, कृपया बोलिए। एल्डर शॉ की आंखें तेज हो गईं। तुम्हें नीरज शॉ से लड़ने का मौका तभी मिलेगा जब तुम स्टार फिंगर सीखोगे, और जीतने की कोई निश्चितता नहीं है। क्यों? नकुल को समझ नहीं आया। क्या स्टार फिंगर स्पेशल क्लाउड फिंगर से बेहतर नहीं था? ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्डर शॉ ने एक लंबी आह भरी। चूंकि नीरज शॉ शीर्ष शिष्य बन गया और संप्रदाय के प्रमुख का सौतेला बेटा होने के नाते उसे 1000 साल का अतिरिक्त रक्त पौधा ही नहीं मिला, बल्कि उसे मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी के तीसरे तल में भी जाने दिया गया। लाइब्रेरी का तीसरा तल, रहस्यमय तीसरा तल। नकुल हैरान था। हर कोई जानता था कि दूसरा तला मुख्य रूप से उच्च रैंक वाले कौशलों और कुछ उच्च रैंक वाले कौशलों से भरा था। जहां तक तीसरे तल का सवाल था, ये केवल एक किंवदंती थी। नीरज शॉ को 1000 साल का रक्त पौधा मिला है और अगले कुछ महीनों में उसके मार्शल पद की छठी रैंक तक पहुंचने और 4 प्रतिभाओं का प्रमुख बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। संप्रदाय के उच्च अधिकारी उसे हर तरह से समर्थन देने जा रहे हैं। यहां तक बोलते हुए एल्डर शॉ ने नकुल के बारे में सोचते हुए एक आह भरी। आखिर नकुल की क्षमता नीरज शॉ से कम नहीं थी। दुख की बात है कि वह एक शाखा का शिष्य था, जबकि नीरज शॉ सीधी शाखा का और संप्रदाय के प्रमुख का सौतेला बेटा था। भले ही नकुल ने उस दिन नीरज शॉ को हरा दिया होता, फिर भी उसके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता। एल्डर शॉ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तीसरे तल पर क्या है? क्या ये पौराणिक होली रैंक वाली मार्शल आर्ट हो सकती हैं? नकुल की सांस लेने की दर बढ़ गई। होली रैंक वाली मार्शल आर्ट एक किंवदंती थी, उन्हें विकसित करके कोई भी होली मार्शल पद तक पहुंच सकता था। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि सनफेदर सिटी जैसा एक छोटा शहर एक होली मार्शल आर्ट की पूरी प्रतिलिपि रख सकता है? एल्डर शॉ ने सिर हिलाया लेकिन जारी रखा। लेकिन नीरज शॉ को वाकई टूटी हुई होली मार्शल आर्ट से ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है। नकुल ने एक लंबी आह भरी। जल्द ही नकुल ने स्टार फिंगर की शारीरिक प्रतिलिपि वापस एल्डर शॉ को दे दी। तुम इसे कॉपी नहीं करना चाहते? एल्डर ने उत्सुकता से पूछा। मुझे ये याद है। नकुल ने इसे न छिपाने का फैसला किया। नेवर फॉरगेटिंग इतना भी बड़ी बात नहीं थी। एल्डर शॉ हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी और गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था कि नकुल वाकई एक जीनियस था। उच्च रैंक वाला कौशल चुनने के बाद भी नकुल 2 उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट चुनने में सक्षम था। एल्डर शॉ ने लाइटली माइक्रोस्टेप नामक एक मूवमेंट कौशल की सिफारिश की। इस कौशल के बारे में अफवाह है कि यह लाइटली फ्लोटिंग फेरी के समान मूव से आया है और ये लगभग एक उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट है, उन्होंने समझाया। एक उच्च रैंक वाला फिंगर कौशल और एक उच्च रैंक वाला मूवमेंट कौशल। नकुल अभी भी एक और कौशल चुन सकता था। इस बार उसने विदरिंग वुड तकनीक को चुना। विदरिंग वुड तकनीक हाइडिंग एयर तकनीक के समान थी, ये किसी की आभा और गंध को छिपा सकती थी। विवरण के अनुसार, अगर विदरिंग वुड तकनीक को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता था, तो किसान एक झूठी मौत की स्थिति में प्रवेश कर सकता था और दुश्मन की धारणा से बच सकता था। तुम्हारी नज़र अच्छी है, इस कौशल का एक बहुत अच्छा प्रभाव है। एल्डर शॉ मुस्कुराए। अपने कौशल चुनने के बाद नकुल ने एल्डर को धन्यवाद दिया और चला गया। डैंग डैंग डैंग। ठीक इसी समय लाइब्रेरी के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कुल 3 लोग दूसरे स्तर पर आए। पहला एक सफ़ेद पोशाक वाला बूढ़ा आदमी था, दूसरा एक शांत अधेड़ उम्र का आदमी था, और आखिरी सोने की पोशाक में एक युवक था। आखिरी व्यक्ति नीरज शॉ था। नकुल ने तुरंत पहले 2 की ओर झुककर प्रणाम किया। ये जूनियर एल्डर और संप्रदाय के प्रमुख को देखता है। फिर उसने सोने की पोशाक में युवक पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई नीरज। संप्रदाय के प्रमुख और एल्डर ने सिर हिलाया, लेकिन नीरज शॉ ने केवल हल्के से उसे देखा और बिना कुछ कहे नजर हटा ली। इससे नकुल बेहद अजीब और चिढ़ गया। आखिर नकुल आंतरिक शिष्यों में तीसरे स्थान पर था, और हालांकि नीरज शॉ पहले स्थान पर था, वह उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। संप्रदाय के प्रमुख और एल्डर यहाँ हैं, क्या ये हो सकता है कि? नकुल ने अनुमान लगाया। अगर उन्हें दूसरे तल में प्रवेश करना था, तो उनमें से केवल एक की जरूरत थी, न कि दोनों की। इसका मतलब था कि दोनों नीरज शॉ को तीसरे तल पर भेज रहे थे। लगता है कि एल्डर शॉ ने जो कहा वह सच था। नकुल गुस्सा होने लगा, लेकिन उसने जल्द ही अपनी बाईं आंख में आयाम के बारे में सोचते हुए खुद को ठीक कर लिया। नकुल उसके बाद सीधे घर चला गया। कमरे के अंदर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और 3 कौशल स्टार फिंगर, लाइटली माइक्रोस्टेप और विदरिंग वुड तकनीक उसके दिमाग के अंदर आ गए। नकुल ने सबसे पहले लाइटली माइक्रोस्टेप सीखने की कोशिश की और पाया कि इसकी शैली लाइटली फ्लोटिंग फेरी के समान थी। आधे घंटे बाद वह शुरुआती स्तर पर पहुंच गया था। रात। नकुल ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि जब उसने लाइटली माइक्रोस्टेप के साथ एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक का उपयोग किया, तो यह और भी तेज था। अगले कुछ दिनों के लिए उसने नए कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया। लाइटली माइक्रोस्टेप और विदरिंग वुड तकनीक दोनों ही उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट थीं और नकुल को उन्हें सीखना बहुत आसान लगा। ये केवल उसकी बाईं आंख से मिलने वाले ज्ञान में वृद्धि के कारण नहीं था, ये भी इसलिए था क्योंकि लाइटली फ्लोटिंग फेरी और हाइडिंग एयर तकनीक ने उन दोनों के लिए एक बहुत ही ठोस नींव रखी थी।
केवल 10 दिनों का उपयोग करके नकुल ने दोनों कौशलों को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया। इसके बाद वह सबसे महत्वपूर्ण कौशल स्टार फिंगर को प्रशिक्षित करने जा रहा था। ये फिंगर कौशल एक उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट थी जिसे विकसित करना कठिन था। यहाँ तक कि एल्डरशॉ भी इसे पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं कर पाए थे। अध्याय 44 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भाग 1। अपनी आंखें बंद करके नकुल ने स्टार फिंगर से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। नकुल कुछ घंटों के बाद कुछ समझ गया था, ये कौशल वाकई उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन था। कठिनाई के मामले में इसकी तुलना केवल लाइटली फ्लोटिंग फेरी से की जा सकती थी। लेकिन स्टार फिंगर सिर्फ कठिन नहीं था, इसमें कुछ खतरा भी शामिल था। जब कोई अपनी आंतरिक शक्ति को संघनित करता था तो थोड़ी सी भी गलती के कारण किसान अपंग हो सकता था। इसका मतलब था कि किसी को बेहद सावधान रहने और जल्दबाजी न करने की जरूरत थी, इसलिए सुधार की गति धीमी होगी। हालांकि नकुल की बाईं आंख ने उसकी मानसिक ऊर्जा, प्रतिक्रिया की गति, विश्लेषणात्मक क्षमता और ज्ञान को बढ़ा दिया, जिसका मतलब था कि उसके लिए गलती करना कठिन था। स्टार फिंगर का खतरा कम हो गया था। 2 दिनों का उपयोग करके नकुल का स्टार फिंगर मुश्किल से पहली ग्रेड तक पहुंच गया। स्टार फिंगर की पहली ग्रेड आंतरिक शक्ति को एक लाइन में संघनित करती थी और इसमें मजबूत भेदने की शक्ति थी। पहली ग्रेड पर पहुंचने के बाद भी आंतरिक शक्ति का उपयोग किए बिना नकुल केवल एक आकस्मिक उंगली से पत्थर को उड़ा सकता था। उसने स्टार फिंगर का प्रशिक्षण जारी रखा। दूसरी ग्रेड पहली ग्रेड की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन थी। इसमें किसान को शक्ति को एक लाइन के बजाय एक बिंदु में संघनित करने की जरूरत थी, जिसका मतलब था कि इसमें ज्यादा विस्फोटक शक्ति थी। नकुल ने दूसरी ग्रेड तक पहुंचने के लिए 1 और 7 दिन का उपयोग किया, लेकिन इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट था। नुकसान उच्च स्तर के उच्च रैंक वाले कौशलों के बराबर था। इसका मतलब था कि नकुल का हमला नीरज शॉ को छोड़कर सभी नकुल संप्रदाय के शिष्यों पर हावी हो सकता था। दूसरी ग्रेड तक पहुंचने के बाद नकुल ने पाया कि हर कदम आगे बढ़ना बेहद धीमा था। 1.5 महीने बाद नकुल आखिरकार स्टार फिंगर की दूसरी ग्रेड के चरम तक पहुंचने में कामयाब रहा। जब उसने तीसरी ग्रेड को तोड़ने की कोशिश की तो नकुल को आखिरकार एक बाधा का सामना करना पड़ा। ये स्पष्ट था कि इसे कम समय में नहीं पहुंचा जा सकेगा। ये कौशल वाकई प्रशिक्षित करना कठिन है। मैं चौथी ग्रेड तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता। नकुल की उम्मीदें बड़ी और बड़ी होती गईं। स्टार फिंगर को हवा के माध्यम से हमला करने के लिए केवल चौथी ग्रेड तक पहुंचने की जरूरत थी, जो मार्शल मास्टर्स के पास एक फायदा था। उस समय एल्डर नकुल ने भी इस कौशल का प्रशिक्षण लिया था और उन्होंने इसे दूसरी ग्रेड तक लाने के लिए 1 साल से ज्यादा का उपयोग किया था। नकुल ने दूसरी ग्रेड के चरम तक पहुंचने के लिए केवल 20 कुछ दिनों का उपयोग किया था। यह अभी तक सबसे कठिन कौशल नहीं है। उस दिन उस लड़की की चाल कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। नकुल को अपनी बाईं आंख के आयाम में मिस्टीरियस विंडपाम याद आया। जाहिर है, नकुल जानता था कि वह एक समय में केवल एक कदम ही उठा सकता था। मार्शल आर्ट्स को लगातार प्रशिक्षित करने की जरूरत थी, कोई भी तुरंत आसमान तक नहीं पहुंच सकता था। जल्द ही नकुल का ध्यान उसकी साधना और आंतरिक शक्ति पर वापस आ गया। जब वह गुफा के अंदर था तो नकुल के शरीर ने भारी मात्रा में दवा को अवशोषित कर लिया था। उस समय दवा पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई थी, शरीर के अंदर अभी भी थोड़ी मात्रा बची थी। वापस आने के बाद नकुल ने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास और खेती करके आखिरी टुकड़ों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही और 15 दिन बीत गए। दवा के अवशेष अवशोषित हो गए थे। उसकी साधना चरम 5वीं रैंक तक पहुंच गई थी, 6ठी रैंक से केवल आधा कदम दूर। जहां तक उसकी आंतरिक शक्ति का सवाल था, ये 6ठी रैंक के बराबर थी। अगर नकुल 6ठी रैंक को तोड़ना चाहता था तो कोई बाधा मौजूद नहीं होगी, उसे 3000 साल पुराने पौधों का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं थी। मैं अगले कुछ दिनों में 6ठी रैंक तक पहुंच पाऊंगा। नकुल अपने शरीर में होने वाले बदलावों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। दरअसल ज्यादातर किसानों को जब वे तोड़ने वाले होते थे तो यह एहसास होता था। इसलिए खेती करने के बजाय उसने अपने शरीर को आराम देने का फैसला किया। सही समय पर तनुषा और उसकी पड़ोसी उससे लड़ने के लिए नकुल को खोजने आई। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के बाद से 1.5 महीना बीत गया था। इस समय तनुषा की साधना चरम 4थी रैंक पर पहुंच गई थी। वह किसी भी समय 5वीं तक पहुंच सकती थी। भाई नकुल, मैं आपके नए कौशल देखना चाहती हूँ, तनुषा मुस्कुराई। उसके गाल हल्के लाल थे और उसकी एज्योर पोशाक के साथ वह एक देवी जैसी लग रही थी। जरूर, नकुल ने सिर हिलाया, वह भी अपने कौशल का परीक्षण करना चाहता था। बगीचे के अंदर उनकी 2 आकृतियां व्यस्त और वापस आईं। सबसे पहले उनकी मूवमेंट कौशल थी। नकुल ने लाइटली माइक्रोसटेप का उपयोग किया और उसका शरीर रहस्यमय और धुंधला हो गया। जब लाइटली माइक्रोसटेप को चरम पर धकेल दिया गया तो उसकी कई आफ्टर इमेज एक के ऊपर एक ढेर हो जाएंगी। गति तनुषा की विशेषता थी, लेकिन नकुल का सामना करने पर वह पूरी तरह से दबा दी गई थी। हालांकि दोनों कौशल उच्च रैंक वाले थे और उच्च स्तर पर पहुंच गए थे, अंतर बहुत स्पष्ट था।
तनु शॉ बेहद हैरान थी क्योंकि नकुल ने अपनी साधना को एक ऐसे स्तर तक दबा दिया था जो उसके मुकाबले में भी कम था, और आंतरिक शक्ति के मामले में दोनों ने एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक का प्रशिक्षण लिया था। तनु, तुम्हारे शरीर के गुण मेरे जितने अच्छे नहीं हैं और मेरे पास नींव के रूप में लाइटली फ्लोटिंग फेरी भी है, इसलिए गति में मेरा पलड़ा भारी है, नकुल ने उसे आधा सच बताया। सच ये था कि लाइटली फ्लोटिंग फेरी और लाइटली माइक्रोस्टेप बहुत समान थे। जब एक साथ उपयोग किया जाता था तो वह कौशलों को चरम रैंक तक उठाने में सक्षम था। इसके बाद उन्होंने अपने आक्रामक कौशलों की तुलना की। नकुल ने अपने स्टार फिंगर को दूसरी ग्रेड की शुरुआत तक रोक दिया जब उसकी उंगली ने शुद्ध ऊर्जा की एक लाइन जारी की जो अपने रास्ते में किसी भी चीज को भेद सकती थी। तनु शॉ एक चाल के बाद लगभग घायल हो गई थी। भाई नकुल का कौशल शायद एक उच्च रैंक वाला कौशल है, तनु शॉ बेहद ईर्ष्या कर रही थी। उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट बहुत कीमती थी। सभी नकुल संप्रदाय के शिष्यों में से केवल नीरज शॉ, आशु शॉ और नकुल को उन्हें सीखने का मौका मिला था। तुम सही हो, ये वाकई एक उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट है। नकुल स्टार फिंगर से बेहद खुश था। ठीक उसी समय जब दोनों अपने कौशलों पर चर्चा कर रहे थे, एक आवाज ने बीच में हस्तक्षेप किया। हाँ, छोटी बहन तनु, मैं तुम्हारे साथ लड़ने जा रहा था लेकिन तुम घर पर नहीं थी, तो तुम यहाँ थी। एक युवा व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। यह आकस्मिक और शांत थी। बगीचे की दीवार पर अब सोने के लबादे में एक युवक खड़ा था जिसकी उम्र 17 कुछ साल थी, जो तनु शॉ को नीचे देख रहा था। नीरज शॉ। नकुल की भौहें एक साथ आ गईं। यह उसका घर था और नीरज शॉ उसकी अनुमति के बिना अंदर आया था। इसके अलावा वह दीवार के ऊपर खड़े होकर शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से उन पर नीचे देख रहा था। बड़े भाई नीरज, तनु शॉ मुस्कुराए और सामान्य शिष्टाचार का पालन किया। आखिर वह शीर्ष आंतरिक शिष्य था और संप्रदाय के प्रमुख का सौतेला बेटा था। क्या भाई नीरज मुझसे फिर से लड़ने आए हैं? तनु शॉ भावहीन थी। नीरज शॉ लड़ने के नाम पर अनगिनत बार उससे मिलने आया था। जब भी वह उसे देखती थी, तनु शॉ नीरज शॉ की आंखों में आग महसूस कर सकती थी जिससे वह असहज महसूस करती थी। सही है, मुझे उम्मीद है कि बहन तनु मुझे अस्वीकार नहीं करेगी। नीरज शॉ के शब्दों में पूर्ण आत्मविश्वास था। वह बगीचे में नहीं गया, केवल दीवार पर खड़ा था। जिस क्षण वह अंदर आया था उसने नकुल को एक बार भी नहीं देखा था। आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद, लेकिन भाई नकुल ने अभी अभी मेरे साथ लड़ाई की है। तनु शॉ ने मुस्कुराते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। नकुल संप्रदाय के जीनियस के साथ लड़ना संप्रदाय की अनगिनत महिला शिष्यों का सपना था, लेकिन तनु शॉ को नीरज शॉ बिल्कुल पसंद नहीं था। नीरज शॉ में अकेलेपन और श्रेष्ठता की आभा थी, जैसे कि उसे प्यार करने की अनुमति देना दूसरे व्यक्ति के लिए खुशी की बात थी। यह नकुल के बिल्कुल विपरीत था, जो उसकी तरह एक शाखा संप्रदाय से आया था और उनकी लड़ाई और संचार स्वाभाविक रूप से हुआ था। कोई दबाव बिल्कुल नहीं था। वह नीरज शॉ को आखिरकार एहसास हुआ कि नकुल मौजूद था। एक बार नकुल पर नजर डालने के बाद नीरज शॉ मुस्कुराया, लेकिन उसने उसे बधाई नहीं दी। ये स्पष्ट था कि वह उससे तिरस्कार कर रहा था। ठीक है, आज मैं बहन तनु को एक और चीज के लिए खोजने आया था। नीरज शॉ ने नकुल पर लापरवाही से नजर डाली। भाई नकुल, मैं पहले जाऊंगी, तनु शॉ ने माफी मांगते हुए कहा। दोनों एक साथ बाहर चले गए। क्या ये हो सकता है कि नीरज शॉ तनु का पीछा कर रहा हो? नकुल को आखिरकार कुछ एहसास हुआ। दीवार के दूसरी तरफ नीरज शॉ तनु शॉ को एक थोड़े दूरस्थ क्षेत्र में ले गया। तनु, आधे महीने में सनफेदर सिटी का वार्षिक जीनियस शिखर सम्मेलन शुरू होगा। मेजबान सनफेदर सिटी की सबसे सुंदर लड़की ओलिविया लैम्बर्ट है। उस समय सभी कुलों, संप्रदायों, गुटों और परिवारों के प्रतिभाओं को आमंत्रित किया जाएगा। नीरज शॉ ने विराम लिया। जीनियस शिखर सम्मेलन, सनफेदर सिटी की सबसे सुंदर लड़की। तनु शॉ की आंखें चमक उठी, हैरान और उम्मीद भरी। तनु शॉ ने जीनियस शिखर सम्मेलन के बारे में सुना था। ये सनफेदर सिटी के सभी प्रतिभाओं के लिए एक दूसरे के साथ आने और लड़ने के लिए एक कार्यक्रम था। सनफेदर सिटी के 4 महान प्रतिभाओं का भी वहां फैसला किया जाएगा। ये सनफेदर सिटी के युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना है। शीर्ष नकुल शिष्य होने के नाते मैं 5 लोगों को इसमें शामिल होने की सिफारिश कर सकता हूँ। नीरज शॉ के होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए। ओह, जीनियस शिखर सम्मेलन, मैं वाकई इसका अनुभव करना चाहती हूँ। तनु शॉ इसमें शामिल होने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। हाँ, तुम किसकी सिफारिश कर रहे हो? तनु शॉ ने तुरंत पूछा। वहाँ आशु शॉ, इस्मीन शॉ, निशा शॉ, अलका। नीरज शॉ ने कुछ भी नहीं छिपाया। रुको, भाई नकुल क्यों नहीं आ रहे हैं? वह तीसरे स्थान पर आए थे। तनु शॉ ने बीच में टोक दिया। नकुल, नीरज शॉ ने लापरवाही से कहा, वह सिर्फ एक शाखा का शिष्य है और उसमें मुझे चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं थी। जीनियस शिखर सम्मेलन में ऐसे किसी को ले जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई नकुल की ताकत अभी भी है। तनु शॉ को लगा कि यह अनुचित था। हे, ये ठीक है तनु,
मुझे लगता है कि मैं जल्द ही छठी रैंक तक पहुंच पाऊंगा और मैं 4 महान प्रतिभाओं का प्रमुख बन जाऊंगा। इसलिए मैं किसे चुनता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात यह है कि तुम मेरे साथ वहां रहोगी मेरी महिमा को देखने के लिए। इस बिंदु पर बोलते हुए नीरज शॉ की आंखें गर्म हो गईं और उसका हाथ तनु शॉ के कंधों तक पहुंचने में मदद नहीं कर सका। नीरज शॉ, कृपया खुद को संभालो। तनु शॉ का चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने नीरज शॉ के हाथ को रोक दिया। मैंने कभी भी किसी को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जो वे नहीं चाहते। लेकिन तनु, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा कि कोई भी मुझे उस महिला के लिए कुछ भी करने से नहीं रोकेगा जिससे मैं प्यार करता हूं। और जब तक तुम खुद से बुरी नहीं होना चाहती,